Welcome to our healthy podcast. तो रेडिएशन थेरेपी से भी ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होता है। देखिए, रेडिएशन थेरेपी दो तरीके की होती है। यदि कैंसर है, जैसे मेटास्टेटिक कैंसर, वो सारे ब्रेन में चला गया तो उसमें रिकरेंस होने का चांस होता है, तो उसमें होल ब्रेन रेडिएशन देना पड़ता है और मेन रेडिएशन उस जगह पे दिया जाता है जहाँ पे ट्यूमर था या उसके आसपास हिस्से में, ताकि ट्यूमर रिकर नहीं करे। लेकिन जब ट्यूमर लोकलाइज्ड होता है, एक ही जगह पे होता है, तो हम सब मिलीमीटर लेवल पे उसी जगह पे हाई डोज में रेडिएशन दे देते हैं, जिसे हम स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन कहते हैं। पहले कई सारे ट्यूमर्स ऐसे होते थे जो रेडिएशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। हार्ट ट्यूमर होते थे, वो रेडिएशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन अब हमारे पास में प्रोटॉन नाइफ भी आ गया है और प्रोटॉन नाइफ से बहुत सारे जो ट्यूमर्स पहले रिस्पॉन्ड नहीं करते थे गामा नाइफ को, वो प्रोटॉन नाइफ को अब, क्योंकि वो दूसरी तरीके की पार्टिकल रेडिएशन है, उसे रिस्पॉन्ड कर जाते, तो उसके सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसका ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा है। अच्छा, ओके। ब्रेन ट्यूमर के रिसर्च में क्या एडवांसमेंट्स आई हैं जो थोड़ा सा जो क्योर है उसको और एफिशिएंट बना रही है? देखिए, मैंने पहले बताया कि आपकी जो रेडियोलॉजी है, जैसे जिस समय हम लोगों ने न्यूरोसर्जरी करनी चालू करी थी, तो रेडियोलॉजी बहुत प्रिमिटिव थी। एक सीटी स्कैन हुआ करता था, वो भी कम जगह उपलब्ध था, बहुत कम जगह था। हम लोग न्यूमोसिफ्लोग्राम, वेंटिकुलोग्राम और उसके बाद में हम एक एंजियोग्राफी किया करते थे, जिससे हम ट्यूमर को देखते थे। आज के दिन में हम हर स्थान पर ही लगभग एमआरआई है, उसमें भी कई एडवांसमेंट हो गए। जैसे फंक्शनल एमआरआई है, जिसमें हम पता कर लेते हैं कि किस जगह पे नॉर्मल टिश्यूज है। एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिससे हम टिश्यू का पता कर लेते हैं कि ये कैंसरस है, नॉन कैंसर, ये किस टाइप का टिश्यू है। इसके अलावा डिफ्यूजन स्टडीज है, जिसके अंदर उसमें वाटर फ्लो और ब्रेन फ्लो का पता लग जाता है कि किस स्थान पे है, तो हमें पहले से पता हो कि क्या है। इसके अलावा पॉजिट्रॉन इमिशन, पेट स्कैन, टोमोग्राफी है, जो हमारे हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है, और इससे हमारे को ये पता लग जाता है वो ट्यूमर कितना एक्टिव है, तो हम पहले से उसे प्लान कर सकते हैं। पहली चीज तो है कि डायग्नोसिस के अंदर क्या एडवांसमेंट हो रही है। दूसरा, मैंने जैसे बताया कि ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास में स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरीज आ गई हैं, और उसके अलावा जो ट्यूमर है वो प्रिसाइजली छोटे से चीरे से, बहुत कम मिनिमल से ब्लड लॉस में हम ट्यूमर को सही जगह से निकाल पाते हैं। क्योंकि पहले हमारे पास नेविगेशन सिस्टम नहीं होता था, तो हम लोग अंदाजे से कि कितना हमारे को 5 सेंटीमीटर इधर जाना है या उधर जाना है, नाप करके लेफ्ट और राइट साइड में किधर जाना है, और वहाँ से हम ट्यूमर को खोजते थे। कई ट्यूमर्स होते हैं जो ब्रेन टिश्यू से सेपरेबल नहीं होती, यानी ब्रेन टिश्यू भी वैसा लगता है ट्यूमर में, एस्ट्रोसाइटोमास में ऐसा होता है। लेकिन नेविगेशन सिस्टम से हमें, क्योंकि इमेजिंग को हमने उसमें लोड कर रखा है, तो हमें पता चल जाता है हम सही जगह पे और सही ट्यूमर को ही निकाल रहे हैं। फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर भी आजकल आईसीयूज इतने अच्छे हैं कि हर चीज़ को हम लगातार मॉनिटर कर सकते हैं, और उस केयर की वजह से भी मॉर्बिडिटी, मोर्टलिटी। इसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। मैंने अभी एग्जांपल दिया जिमी कार्टर साहब का, जो मेलेनोमा से 9 साल यानी 90 साल की उम्र में उनको डायग्नोस हुआ और 100 साल तक ट्यूमर फ्री वो जिए। तो बहुत ऐसे एग्जांपल है। हमारे भी पेशेंट्स बहुत ऐसे हैं जो मेरे पास पिछले 15-16 साल पहले ऑपरेशन कराया और अभी भी आते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब, सिर्फ मैं आपको दिखलाने आ गया, बाकी मेरे को कोई परेशानी नहीं है। उनका मैंने ब्रेन कैंसर ऑपरेट किया हुआ होता है। तो इस तरीके का एडवांसमेंट इसमें आ गया है। जैसा पुराना था, यानी 30-40 साल पहले ये सोच थी भी एक बार ब्रेन का कैंसर डायग्नोस हो गया, या आपने चलचित्रों में भी देखा होगा इसको तो ब्रेन कैंसर है, और उसके बाद में बस ये तो जा रहा है। आज के दिन में मेरे पास में यहीं पर ही मतलब 15-20 साल से ऑपरेट हुए पेशेंट आराम से आते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया और प्रॉपरली उनको मैनेज किया,
तो वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं, अपना कार्य करते हैं। क्या ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू भी कोई स्कोप है? जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है वो कुछ ट्यूमर्स में हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे हमारे को मेनिंजियोमा होता है या दूसरे ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनके अंदर उनका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि हम ऑपरेट करें, जैसे हम पुराने ज़माने में मेनिंजियोमा ऑपरेट करते थे, हमें 6-7 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट पहले से ही उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर कुछ छल्ले डाल करके, कुछ फोम डाल करके उसकी ब्लड सप्लाई को वो कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, जो ट्यूमर स्पेसिफिक है। और ट्यूमर स्पेसिफिक ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाने के बाद में हम उसे 7 दिन के बाद ऑपरेट करते हैं तो हमें एक ब्लड फ्री फील्ड मिल जाती है। तो वो हमारे को हेल्प होती है कि वो हम ट्यूमर को आसानी से निकाल सकें। जो ट्यूमर्स हाईली वेस्कुलर यानी जिसमें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और ऑपरेट करने में ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, वहाँ पे हमारे को इंटरवेंशन रेडियोलॉजी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन हमारी कुछ ऐसी बीमारियां ब्रेन की जैसे AVM है या उस है, तो उनको ऑपरेट करने की जगह इंटरवेंशन से ही हम ब्लॉक कर पाते हैं। ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं जो लोगों में हैं, जिसके कारण कई लोग ट्रीटमेंट को डिले करते हैं। वो मिथ्स हम आपसे आज उसको अनवील करना चाहेंगे थोड़ा। जो सबसे पहला मिथ है, जो ऑलरेडी कुछ सवालों में भी डिस्क्लोज हो गया होगा, कि जो ब्रेन ट्यूमर है वो बहुत क्रिटिकल है और देयर आर चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी। इसके पीछे क्या है? देखिए, ये हर ब्रेन ट्यूमर के लिए नहीं है ये बात, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया, और आज के दिन में इतने लोगों के CT स्कैन होते हैं, हम काफ़ी लोगों को अर्ली स्टेज में देख लेते हैं। बेनाइन ट्यूमर तो 100% निकल जाता है। कुछ परसेंटेज ऐसी होती है कि जिसके अंदर पेशेंट हमारे पास आता ही बेहोश है और ट्यूमर चारों तरफ फैल गया होता है। उन केसेस में हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी लगती है, लेकिन हम उनको भी मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोगों के डर के कारण, सिर्फ डर की ब्रेन ट्यूमर है, वो डॉक्टर के पास आते ही नहीं, यानी न्यूरोसर्जन्स के पास नहीं आते, क्योंकि न्यूरोसर्जन एक नाम ऐसा, उसे लगता है तो ब्रेन की सर्जरी कर देगा, लेकिन न्यूरोसर्जन एक डॉक्टर है, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट भी है, वो न्यूरोलॉजी ब्रेन की समझता है, एक वो सर्जन भी है और एक वो डॉक्टर भी है। तो वो आपको टोटली मैनेज करता है कि किस तरीके से करना है, किस रास्ते पे जाना है और क्या क्या ऑल्टरनेटिव है। वो एक सर्जरी के अलावा दूसरे ऑल्टरनेटिव भी आपको देता है। तो एक तो पहली बात, घबराए नहीं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कई लोग, मैंने कहा तुम्हारे को ये ट्यूमर डायग्नोस हुआ था, उसके बाद न्यूरोसर्जन से तुमने पिछले 5 साल से क्यों नहीं कंसल्ट किया? साहब, हमें सर्जरी से डर लगता था, हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही रहे, बस दवाइयाँ, तो दवाइयों से तो वो ट्यूमर जाने वाला नहीं था, उसे निकाल देते तुम्हें अच्छी ज़िंदगी मिल जाती। कुछ लोग एलोपैथी के पास भी नहीं जाते। ट्यूमर डायग्नोस हो गया साहब, हमने प्राकृतिक चिकित्सा ली, उनके भी कुछ है रोल, लेकिन वो सब सर्जरी के बाद है। या होम्योपैथी या आयुर्वेद में हम चले गए और वो फिर केस कई बार हमारे पास बहुत बिगड़े हुए आते हैं, एंड स्टेज में आते हैं, क्योंकि कभी कभी वो इलाज ऐसा भी दे देते हैं जिसकी वजह से हमारे को परेशानियां बढ़ जाती हैं। जैसे कुछ औषधियाँ होती हैं जो किडनी और लीवर को भी ख़राब कर सकती हैं, वो अगर ब्रेन ट्यूमर में दे दी जाए तो हम लोग उसे फिर मैनेज करना हमारे लिए थोड़ी समस्या आ जाती है। तो एक और मिथ है इससे जुड़ा हुआ, कि जैसे आया था कि एक कोई हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि लाइक उनको शाम में दिखना बहुत कम हो जाता है, सर में हमेशा दर्द रहता है, तो क्या उनको ब्रेन ट्यूमर के शिकायत लेके ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या सिर्फ ये उनकी आंखों की परेशानी हो सकती है? देखिए, कुछ समस्याएं होती है जिसमें शाम को आपके सिर में दर्द हो जाता है, लेकिन वो आमतौर पे बिनाइन समस्या होती है जो स्ट्रेस की वजह से होता है, सारे दिन की दौड़ भाग है उससे हो जाती है। जो ब्रेन ट्यूमर का केस होता है उसका टिपिकल हिस्ट्री ये होती है कि वो सुबह के समय में, यानी सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच उनका हेडेक बढ़ जाता है। उसका कारण ये होता है कि जब हम स्लीप देते हैं, सोते हैं, तो हमारे सांस की गति धीमे हो जाती है।
और उसके कारण कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बढ़ने से हमारा ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस कारण से सुबह सुबह का जो हेडेक है वो ज़्यादा खतरनाक होता है शाम के हेडेक से। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और ब्रेन ट्यूमर जिनको डायग्नोज हो गया है पेशेंट्स को, अगर उनको किसी कोई और भी हेल्थ कंडीशन है, एनी से फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या कोई हार्ट के पेशेंट्स हैं, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है ट्रीटमेंट? देखिए, यदि उनको डायबिटीज़ है तो क्योंकि उनके इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो हम शुगर को आमतौर पे इंजेक्शन से कंट्रोल करते हैं, दवाइयों से नहीं। तो ड्यूरिंग सर्जरी हम इंजेक्शन से कंट्रोल करके ऑपरेट कर देते हैं। यदि उनके हार्ट की कोई कंडीशन है पर उन्होंने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो पहले हम उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद हम सर्जरी का करते हैं। या अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते और सर्जरी अर्जेंट है तो जो जो प्रिकॉशन लेने चाहिए वो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट वो प्रिकॉशन देते हैं, वो दवाइयाँ देते हैं और फिर हम ऑपरेट करते हैं। फिर फाइनली जो बाद में अगर वो इलाज देर से भी किया जा सकता है तो हम उसको करवाते हैं। हम कई जगह ऐसे आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, कई पेरेंट्स का ये सवाल रहा है कि जितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, उसके रेडिएशन से भी ब्रेन ट्यूमर होता है, तो क्या ऐसा है? देखिए, ये शोध का विषय है। बहुत सारे हज़ारों लाखों पेपर्स आए हुए हैं कि शायद मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन से, लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर जो रेडिएशन है उस रेडिएशन को काफ़ी हद तक जो अच्छे फ़ोन हैं उन्होंने कम किया हुआ है। तो चांसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं। लेकिन जैसे सीटी स्कैन है, कई बार मेरे पास मरीज आता है, भर्ती होता है आईसीयू में, साहब इसका सीटी स्कैन करवा लो, आज भी करा लो, कल भी करा लो। तो सीटी स्कैन एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन या डॉक्टर को डिसाइड करना होता है कि कब उसको ज़रूरत है, क्योंकि सीटी स्कैन का रेडिएशन भी ब्रेन ट्यूमर कर सकता है। तो वो सेफ़ नहीं है। एमआरआई तो सेफ़ है, एमआरआई से कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, लेकिन कई केसेस में हम एमआरआई कर नहीं पाते क्योंकि मरीज़ की कंडीशन इतनी ख़राब होती है, वो इतनी सारी दवाइयाँ होता है। सीटी स्कैन तो बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, वो हम लगभग सब मरीज में कर पाते हैं। लेकिन बार बार सीटी स्कैन कराना, और कुछ लोगों को सिर्फ यही होता है कि मैं तो जरा ब्रेन चेक कराने के लिए मैंने सीटी, यदि आपको ज़रूरत है तो ही कराएं, क्योंकि सीटी स्कैन में एक्सरे रेडिएशंस होते हैं, तो उससे बचें। और वो ट्यूमर का कॉज भी हो सकते हैं, यानी उसी की वजह से भी ट्यूमर 2 साल 5 साल बाद हो सकता है अगर ज़्यादा बार आपने सीटी स्कैन कराया तो। ऐसे क्या 5 साइंस हैं, 3 to 5 साइंस हैं जिससे हमें एज अ पेशेंट पता चल जाना चाहिए कि आई शुड गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट और अ न्यूरोसर्जन? देखिए, 5 साइन में सबसे पहला साइन तो हेडेक है, दूसरा वॉमिटिंग है, तीसरा फिट्स या सीजर्स है, चौथा आपकी मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इसमें कमी आना है, और बोलने और देखने में अगर समस्या आ रही है, और किसी तरफ पैरालिसिस हो जाए। तो ये मेजर चीज़ें हैं। माइनर चीज़ें तो डॉक्टर ही देखेगा, कोई सी नर्व की पाल्सी है नहीं है तो वो डॉक्टर ही देख पाएगा। लेकिन ये 5-6 चीज़ें हैं जो आप स्वयं भी पता करने पे आप उसमें डॉक्टर के पास जाएं और डायग्नोसिस के लिए अगर वो कर लेता है तो आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर वरुण, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हमें ब्रेन ट्यूमर के बारे में। और एक आपसे हम टिप चाहेंगे, क्योंकि आप न्यूरो साइंसेस से कनेक्टेड हैं, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, तो ब्रेन हेल्थ के लिए कुछ ऐसे टिप्स आप दीजिए जो हमारे व्यूअर्स जिनको फॉलो करें, बच्चों से लेके यंगस्टर्स एंड एवरीवन। देखिए, इस समय जो सर्दी के कारण है, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के भी बढ़ जाते हैं, दोनों के ही बढ़ते हैं, इनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप इसमें कोई कोताही नहीं बरतें कि आप ढक कर के सारे बदन को रखें, बाहर निकले तो, और ठंड से बचाव रखें। तो और खाने पीने पे भी ध्यान दें। इस समय पे लोग खाने पीने में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें ले लेते हैं, जिस कारण हार्ट और ब्रेन दोनों के स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ भी आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आपकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो एक्टिव रहिए, वॉक करिए और खाने पीने का ध्यान रखिए। इसके अलावा ठंडी हवा से बचें। तो आई होप आपको आज का पॉडकास्ट आपने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा। ये आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए था।
सिर्फ ब्रेन ट्यूमर की बात नहीं थी, ये ओवरऑल आपके ब्रेन हेल्थ के बारे में था। अगर आपको किसी जानने वाले को, किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को, किसी यंगस्टर्स को अगर ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ है तो उसे डिले बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था, आपका ब्रेन ही है जो आपकी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है। तो इसीलिए आप आपके रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको आप ज़रूर सजेस्ट करें कि डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाएं। हो सकता है कि वो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है वो ना भी हो, तो चांस ना लें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पॉडकास्ट हम रेगुलर डाल रहे हैं उनको ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो ये वाइटल इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन।